नमस्कार, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशन स्टेशन। बिहार चुनाव जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं ना कहीं बिहार की आबादी और बिहार के लोग सारे स्टेट में फैले हुए हैं, सारे स्टेट में हैं। यहाँ पर अलग अलग पार्टियों ने मतदाताओं से अपील भी की थी कि आप आइए, इस लोकतंत्र के पर्व का फ़ायदा उठाइए और अपने हिसाब से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए पार्टियों को सरकार में भेजिए। फिलहाल आज बिहार का जो चुनाव समीकरण है वह लगभग सेट हो चुका है और आज 122 सीटों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। कल 11 तारीख को बिहार की 122 सीटों में मतदाताओं के द्वारा अपने मताधिकार का यूज करते हुए प्रत्याशियों का भाग्य लिख दिया जाएगा और 14 तारीख को पता चलेगा कि बिहार का भाग्य विधाता कौन है। फिलहाल मैं कैमूर यात्रा में, इस चुनावी यात्रा में लगातार बना हुआ था, आप लोगों को अपडेट दे रहा था हर जगह से। और इस चुनावी यात्रा के दौरान हमारे डॉक्टर दीपक सिंह जी का बड़ा सहयोग था। डॉक्टर दीपक सिंह जी से आज राजनीतिक चर्चा करेंगे कि यहाँ के क्या समीकरण हैं, लोगों का क्या रुझान है और कैसी पार्टी इस प्रदेश का कल्याण कर सकती है। डॉक्टर साहब कैमूर डेंटल केयर के संस्थापक भी हैं कैमूर जनपद में और यहाँ पर राजनीति की भी काफ़ी हद तक सहभागिता रखते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। किस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक जो वादे किए गए हैं, पहले भी, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, अभी हो, क्योंकि अभी रोजगार की बातें की जा रही हैं और पिछले जो समय को अगर देखें तो पिछले समय में 20 सालों में लगभग क्या विकास किए गए, उनके कितने वादे सही हुए, इस पर आपका क्या मत है? देखिए, जो भी सरकार आती है उनका एक अपना अलग मैनिफेस्टो होता है और जो मतदाता हैं उनको रिझाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए उनके अलग अलग मैनिफेस्टो होते हैं जो कि सारी पार्टियों द्वारा किए जाते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जो हमारा मुद्दा जो होना चाहिए, किसी भी पॉलिटिशियन के लिए एक मुद्दा का होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो बिना मुद्दे के आप राजनीति नहीं कर सकते। तो यहाँ लगभग अगर देखा जाए तो जितनी भी सारी पार्टियां हैं, सारे मिलजुल के एक ही मैनिफेस्टो बनाते हैं, ले लेते हैं, कुछ इधर कुछ उधर। तो जो मुद्दा का जो आधार होता है वो वही पुराने वाले होते हैं, कोई नए मुद्दा उनके पास नहीं आता। लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं वो बात तो करते हैं सभी उस पर, लेकिन उस पर काम कोई नहीं करता। जो बेसिक मुद्दे हैं वो होना चाहिए शिक्षा का, रोजगार का, कृषि के लिए सिंचाई, मुद्दे ये होने चाहिए। लेकिन इस पर अगर मैनिफेस्टो में अगर ये चीज़ आती भी है तो कभी कोई इस पर कोई काम नहीं किया है। मुझे नहीं लगता है कि बिहार में जो वर्तमान सरकार है या इससे पहले में जो सरकारें रही हैं, शिक्षा पे बहुत ज़्यादा काम किए हैं। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि बिहार में अभी कोई एजुकेशन में बहुत जो कोई कॉलेज अगर बनाने की बात करें, चाहे NIT हो, चाहे एम्स हो, चाहे IIM हो, बिहार में तो शायद है ही नहीं। तो इस पे किसी अभी जो वर्तमान सरकार है इसने भी बहुत अच्छा काम इस पे नहीं किया है, या फिर इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं उस पर बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाई हैं। एजुकेशन नहीं है तो रोजगार नहीं है, ठीक है, और रोजगार नहीं है तो यहाँ से पलायन होगा। देखिए, एक हायरार्की है, इसको समझना पड़ेगा। शिक्षा, रोजगार, पलायन। आपको शिक्षित अगर होते हैं तो रोजगार स्वतः मिलता है, अगर रोजगार मिलेंगे तो आपका पलायन बंद हो जाएगा। लगभग सारी पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि ये बेसिक नीड्स है जिस पर हमें सिर्फ वादे नहीं बल्कि इस पर अमल करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि लीगल मैनिफेस्टो इसका आधार बन सकता है? अगर इसका जो वादे किए जा रहे हैं इसको लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर देखा जाए तो शायद वादे पूरे हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि जो भी जो प्रत्याशी होता है, आपका जनप्रतिनिधि होता है, चुनावी प्रचार के दरमियान जब वो क्षेत्र में जाता है तो बहुत सारे बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। मुझे लगता है कि जनता जो कि लोकतंत्र का मालिक है उसको एक डायरी बना के सबका नोट डाउन करना चाहिए। वो अपना लीगल नोटिस वो करे ना करे उसका नहीं मतलब है, जनता को इसकी जागरूक होनी चाहिए। क्योंकि भाई इस लोकतंत्र के मालिक तो हम है ना, हम उनको अपना
सेवक या जो जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं ना, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि वो जो भी घोषणाएं करते हैं, जो भी वादे करते हैं, उसको एक डायरी पे लिखें और सरकार में जब वो आते हैं या फिर जीत के जाते हैं हमारे क्षेत्र से हो, चाहे उनकी पार्टी सत्ता में अगर आती है, अगर उस मैनिफेस्टो पे या फिर उनके वादों पे और जो भी हमें दिलासे दिए हैं उस पर अगर काम नहीं करते हैं तो जाके उनसे सवाल करें कि आपने ये काम बोला था करने को, आपने नहीं किया। आपको क्या लगता है कि सवाल सुने जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से जनता के पास लोग चुनाव के समय जाते हैं, मुझे लगता है कि उतनी ही तेजी से शीशे, काले शीशे बंद करके जनता के बीच से उसके बाद जनप्रतिनिधि भागते हुए भी दिखते हैं। आपको लगता है कि सुनेंगे ऐसी बातों को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, अभी क्या है कि नौकरशाही का दौर है, समझ रहे, नौकरशाही का दौर चल रहा है। तो इसमें क्या है कि आम जो जनता है ये भूल चुकी है कि वो ही जनता ही इस लोकतंत्र का मालिक है। ये सब जनता भूल चुकी है, क्योंकि जैसे देखते हैं चुनाव आता है या फिर कोई नेता आता है, बड़ा नेता आता है, तो जिस तरह से उनके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चलती है, एक आम जनता जिस समस्या से परेशान है, अगर उसको सॉल्व करने के लिए अगर जनप्रतिनिधि को कहा जाता है तो वो उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगता है। लेकिन एक नेता अपनी चुनावी रैली में आता है या फिर कोई भी आता है तो पूरा का पूरा महकमा, सरकारी महकमा से लेकर पूरा नौकरशाही एकदम बिल्कुल जुट जाता है उसको खुश करने के लिए। उस टाइम इतना शो करते हैं इससे कितना विकास हो रखा है, नई सड़कें बना दी जाती है, उनके लिए नए नए पेड़ भी लाके खड़े कर दिए जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम जनता, हम इस लोकतंत्र के मालिक हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम इस चीज़ को जानें कि अगर वो हमारा सवाल नहीं सुन रहा है तो हमें ऐसा क्या करना है कि हम अपनी बात को उससे मनवाएं। अगर ऐसा नहीं होता हम उसको प्रोटेस्ट करें, आंदोलन करें इसके लिए, तब जाके जो हमारी बात सुनी जाएगी। सरकारें धरना को, आंदोलन जो भी करती है जनता, उसको कुचलने का भी बहुत विभत्स तौर पर करती है काम। अभी जल्दी ही आपके बिहार में एसएससी के जो बच्चे थे, एसएससी के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ एग्ज़ाम को लेकर के, और उन पर सरकार ने बड़ी बेदर्दी के साथ लाठियां चलवाई, लोगों को मरवाया, बच्चों को मरवाया। तो ना ही वो कोई आतंकवादी थे और ना ही वो कोई देश के दुश्मन थे, वो अपने हक की बात कर रहे थे, अपने संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे थे। तो ऐसे में कैसे ये आंदोलन और स्ट्राइक संभव हो पाएंगे? इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। जैसा कि मैंने बोला, ये नौकरशाही का दौर चल रहा है। वर्तमान में जो सत्ता में होता है वो चाहता है कि उनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट ना हो, कोई आंदोलन ना हो, और उनको ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं विपक्ष का हाथ है। ठीक है, तो वो विपक्ष को वो ऊपर नहीं उठने देना चाहता है। इसमें जब भी कभी राजनीतिक चर्चा करता हूँ तो मैं ये बात अक्सर सामने रखता हूँ कि एक मजबूत सत्ता पक्ष तो जरूरत है ही लोकतंत्र के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरत है एक मजबूत विपक्ष का। अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो जो आपने सवाल पूछा कि उनके प्रोटेस्ट को दबा दिया जाता है, उनके आंदोलन को दबा दिया जाता है, ये होता रहेगा। अभी इनकी सरकार है, कल को उनकी सरकार आएगी, सब यही सब तो उनको दबाएंगे, उनको दबाएंगे। कहीं ना कहीं विपक्ष का बड़ा विपक्ष का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सरकार किस तरीके से देखते हैं, सरकार को जनता को किस तरीके से विकास के मुद्दों के साथ जोड़ना चाहिए और लोगों तक, क्योंकि बिहार में अभी मैं काफ़ी क्षेत्र में घूमा हूँ तो यहाँ पर ट्राइबल लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास संचार क्रांति की भी बड़ी विलम्ब जो है गति है पहुँचने की। और मैं कुछ जगह पर गया जहाँ पर नेटवर्क तक नहीं पहुँच पा रहे थे और वहाँ पर लोग जीवन यापन कर रहे थे अपनी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में। तो इसको कैसे दूर कर पाएंगे सरकार, वो भी इतनी जल्दी? देखिए, आपका जो सवाल मुझे लगता है कि कई सारे संदर्भों को टच कर रहा है। मैं एक एक करके आता हूँ। जैसे मेरा मानना है कि कुछ विकास जो है, कुछ डेवलपमेंट समय के साथ स्वतः हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपने दूरसंचार क्रांति की बात करी, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि दूरसंचार क्रांति आने की वजह से डेवलपमेंट, बहुत सारे डेवलपमेंट अपने आप ऑटोमेटिकली हो गए। बात चाहे फंड
कहीं ट्रांसफ़र करने की बात हो गई और कन्वेंस की बात हो गई, यातायात की बात हो गई, सारा कुछ पॉसिबल होने लगा। तो ऐसे में काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। हम कह सकते हैं कि कुछ विकास ऐसे होते हैं, कुछ डेवलपमेंट ऐसे होते हैं जो समय के साथ अपने आप ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। अब जैसे अभी एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जो वर्तमान में जो बिहार में जो राज्य सरकार जो भी है वर्तमान में, ये चुनावी मतलब चुनाव के दौरान इन्होंने जनता के सामने रखा कि विकास में 20 सालों में बहुत सारा विकास किया है। अगर मैं इसको वैसे कैलकुलेट करता हूँ कि जैसे रुपए का भाव हर 10 साल पे बढ़ता है ना, तो उसी तरह से अगर हम इसको अगर कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि वो तेज़ रफ्तार नहीं हुआ है। समय का रफ्तार जरूर बढ़ा है, ये दूरसंचार क्रांति की वजह से, लेकिन महंगाई की भी रफ्तार महंगाई की रफ्तार और विकास की रफ्तार जो है वो वैसी ही है। कहीं ना कहीं रुपए की भी सेहत काफ़ी हद तक गिरी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि अभी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो बिहार में अब डेवलपमेंट के नाम पे क्या देखें, आज भी बिहार में सांप्रदायिक बातें होती है। देखिए, डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता, आप शासन सत्ता का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है जनता का जो धार्मिक स्वभाव को खराब करें, उनको धर्म एक दूसरे के खिलाफ लड़ाएं, है ना, हिंदू मुस्लिम करें। ये मतलब नहीं होता। डेवलपमेंट का मतलब होता है आप एजुकेशन कितना दे रहे हैं, आपके स्टेट से बड़े पदों पे पहुँच रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने राज्य में जो विकास का जो है वो इंडस्ट्रीज कितनी आप लगा रहे हैं, इन्वेस्टर्स कितने ला रहे हैं, एजुकेशन कितना दे रहे हैं, नए नए कॉलेज और नए नए स्कूल खोली हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर सरकारी जो स्कूलें हैं वो सरकारी स्कूलें लगभग बंद होने के कगार पर हैं, प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, आप प्राइवेट स्कूल बढ़ाइए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका हक है भाई। अगर आपके पास पैसा है तो आप सरकारी स्कूल खोलेंगे, प्राइवेट स्कूल खोलेंगे। लेकिन अगर सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों अगर एक रेशियो में खुलता है तो मुझे लगता है कि इसमें जनता खुद कंपेयर करे कि मुझे किसमें जाना है। व्यवस्थाएं अगर सेम रखी जाए तो इससे क्या होता है कि ये जो आजकल के दौर में जो प्राइवेटाइजेशन का जो चल रहा है जी, उस पर लगाम लगाई जा सकती है। जो सरकारी सुविधाएं जो मिलती हैं उसका लाभ ले सकते हैं। चलिए, दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि बिहार से बहुत सारे हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं और कल लोकतंत्र का पर्व है और अंतिम चुनाव है, मतदान का जो है तारीख है 11 तारीख, तो क्या अपील करना? मैं आपके चैनल के माध्यम से, नेशनल स्टेशन के माध्यम से दर्शकों से ये अपील करना चाहूँगा कि कल 11 नवंबर को आप अपने घरों से थोड़ी देर के लिए अपने सुख सुविधाओं से थोड़ा सा महरूम होकर आप बूथ तक जाएं और वोट दें। और आपको वोटिंग का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आप शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, पलायन पे, डेवलपमेंट पे, नए नए इंडस्ट्रीज आए हमारे राज्य में, नए नए इन्वेस्टर आए, इसको ध्यान में रखते हुए आप वोट करें और सही प्रत्याशी का चुनाव करें। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी आपके दर्शकों से ये जो लोकतंत्र का जो त्यौहार है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि हम फिर से एक सशक्त बिहार की नींव रख सकें और अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर दीपक सिंह, जो बिहार में कैमूर जनपद में अपना कैमूर डेंटल केयर के नाम से अपना क्लिनिक भी चलाते हैं और खासी रुचि रखते हैं राजनीतिक व्यवस्था को लेकर के, और बिहार की जो वैचारिक क्रांति है और इसको लेकर के इनका बड़ा जुड़ाव है, क्योंकि इन्हीं के अनुरोध पर हम लोग यहाँ पहुँचे थे, लोगों के पास पहुँचे, लोगों से जो है जानकारियाँ जुटाई, लोगों को जागरूक करने का भी काम किया और लोकतंत्र के इस इतने बड़े त्यौहार में सबसे बढ़ चढ़ करके अपनी सहभागिता दिखाने की भी बात कही गई। फिलहाल बिहार से जो हमारी कवरेज थी यहाँ तक
सीमित होती है। और कल क्योंकि वोटिंग का दिन है तो मैं यहाँ की जनता से और यहाँ के दर्शकों से मैं अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पर लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता दिखाएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, ना कि मतदान करें, मताधिकार का इस्तेमाल करें और यहाँ पर सशक्त प्रत्याशियों को जिता करके बिहार विधानसभा में भेजें, जिससे बिहार की रूपरेखा को और बिहार की खोई हुई जो पहले का जो सिरमौर माना जाता था, क्योंकि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय जैसे यहाँ पर विद्यालय रह चुके हैं, जब पूरे भारत में कोई ऐसे विद्यालय नहीं थे और विदेशों से लोग शिक्षा अर्जन के लिए बिहार आया करते थे, ऐसी कोई भी ख्याति प्राप्त कर सके। बिहार से कैमरा पर्सन शुभम के साथ गौरव श्रीवास्तव, नेशन स्टेशन।